नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें और इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की हेडलाइंस पर। वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में रोम घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ लोक स्वास्थ्य पर नए अध्याय की शुरुआत हुई। प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट 2020 जारी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कॉरपोरेट लाभ पर 15% वैश्विक न्यूनतम कर का आह्वान किया है। WHO ने जूनोटिक रोगों में वृद्धि की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ पैनल वन हेल्थ का गठन किया है। भारतीय रिजर्व बैंक अपने लाभांश से केंद्र को अधिशेष 99,122 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में रोम घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ लोक स्वास्थ्य पर एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन यूरोपीय आयोग और G20 के अध्यक्ष के रूप में इटली किया गया था। ये शिखर सम्मेलन महामारी के विषय में चर्चा करने के लिए अब तक की सबसे उल्लेखनीय वैश्विक सभाओं में से एक है। शिखर सम्मेलन में G20 देशों ने रोम घोषणा पत्र पर सहमति व्यक्त की। ये घोषणा पत्र कोविड-19 द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के निवारण के लिए सिद्धांतों और मार्गदर्शक प्रतिबद्धताओं को निर्धारित करता है। ये सिद्धांत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए एक प्रभावी स्वास्थ्य प्रणाली सामर्थ्य और क्षमताओं के निर्माण के साथ संधारणीय वित्त पोषण को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। वर्तमान महामारी और भावी संभावित लोक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के विरुद्ध लोचशीलता के साथ प्रारंभिक चेतावनी और समन्वित प्रतिक्रिया के माध्यम से तैयारी में सुधार करना इसका लक्ष्य है। आइए अब आपको बताते हैं रोम घोषणा पत्र की मुख्य विशेषताएं। बेहतर तैयारी, रोकथाम, पहचान और प्रतिक्रिया के लिए मौजूदा बहुपक्षीय स्वास्थ्य संरचना का समर्थन और संवर्धन करना, सहयोगात्मक वैश्विक प्रतिक्रिया प्रयासों के लिए उपयुक्त और संधारणीय वित्त पोषण सुनिश्चित करना, जिसमें विशेष रूप से कोविड-19 टूल्स एक्सीलरेटर तक पहुँच शामिल है। संपूर्ण समाज और स्वास्थ्य में समावेशी नीतियों को बढ़ावा देना, विश्वव्यापी स्वास्थ्य और देखभाल कार्यबल में निवेश करना, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य आपात स्थितियों से संबंधित खुली, लोचशील, विविध, सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देना शामिल है। इसके अलावा सार्थक और समावेशी संवाद को समर्थन तथा बढ़ावा देकर तैयारी एवं प्रतिक्रिया उपायों की प्रभावशीलता को बढ़ाना भी है। अगली खबर जैव विविधता से संबंधित है। प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट 2020 जारी की गई। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा जारी द्विवार्षिक प्रकाशन है। इसके तहत विश्व भर में सुरक्षित और संरक्षित क्षेत्रों की स्थिति का आकलन किया जाता है। इस रिपोर्ट का 2020 संस्करण आईची जैव विविधता लक्ष्य 11 की स्थिति पर अंतिम रिपोर्ट प्रदान करता है। आईची जैव विविधता लक्ष्य जैव विविधता के लिए रणनीतिक योजना 2011 से 2020 का भाग है। इस रणनीतिक योजना को वर्ष 2010 में जापान के नागोया में पक्षकारों के सम्मेलन यानी COP10 की 10वीं बैठक के दौरान अपनाया गया था। लक्ष्य 11 वर्ष 2020 तक कम से कम 17% स्थलीय एवं अंतर्देशीय जल और 10% तटीय और समुद्री क्षेत्रों, विशेष रूप से जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए विशेष महत्व के क्षेत्रों को संरक्षित किया जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष। वर्ष 2010 से लगभग 21 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को समाहित करने वाले संरक्षित क्षेत्रों को वैश्विक नेटवर्क में जोड़ा गया है। वर्ष 2010 से 42% देशों और क्षेत्रों ने संरक्षित क्षेत्र एवं अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपायों के अपने हिस्से में वृद्धि की है। अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स ऐसे क्षेत्र हैं जो संरक्षित क्षेत्रों के बाहर जैव विविधता के प्रभावी स्वस्थानीय संरक्षण को प्राप्त कर रहे हैं। ये अक्षुण्ण जैव विविधता के बड़े क्षेत्रों से रहित देशों में भी संरक्षण को बढ़ाने की अनुशंसा करती है। अगली खबर आर्थिक जगत से। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कॉर्पोरेट लाभ पर 15% वैश्विक न्यूनतम कर का आह्वान किया है। वैश्विक न्यूनतम कर यानी ग्लोबल मिनिमम टैक्स GMT विश्व भर के निगमों पर आरोपित एक न्यूनतम निगम कर यानी कॉर्पोरेट टैक्स की दर है, फिर चाहे वो निगम किसी भी क्षेत्राधिकार में पंजीकृत हो। इसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD और G20 अर्थव्यवस्थाओं के समूह द्वारा समर्थित किया गया है। ये आधार शरण और लाभ स्थानांतरण यानी बेस इरोजन और
प्रॉफिट शिफ्टिंग BEPS से निपटने में मदद करेगा। इसमें बड़े निगम निम्न कर क्षेत्राधिकार में पंजीकरण करवाते हैं ताकि वे उन देशों में प्रचलित उच्च दरों का भुगतान करने से बच सकें जहां वे वास्तव में कार्यरत हैं। OECD के अनुसार BEPS के कारण सरकारों को वार्षिक 240 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का नुकसान होता है। निगम कर के दुरुपयोग के कारण भारत का वार्षिक कर नुकसान 10 बिलियन डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। आइए अब जानते हैं इस कदम से संबंधित कुछ चिंताओं के बारे में। GMT एक राष्ट्र की स्वयं की कर नीति तय करने के अधिकार का अतिक्रमण करता है। ये विकासशील देशों को प्रभावित कर सकता है क्योंकि उनके द्वारा निम्न कर दर का उपयोग आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक वैकल्पिक साधन के रूप में किया जाता है। वर्ष 2019 में भारत ने निवेश गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए घरेलू कंपनियों के लिए निगम कर में तीव्र कटौती की थी। ये वैश्वीकरण पर प्रश्न चिन्ह आरोपित करता है क्योंकि ये केवल विकसित देशों को एकाधिकार स्थापित करने में लाभप्रद सिद्ध होगा। अगली खबर स्वास्थ्य क्षेत्र से। WHO ने जूनोटिक रोगों में वृद्धि की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ पैनल वन हेल्थ का गठन किया है। जूनोटिक रोग रोगजनक संक्रमण हैं जो पशुओं से मनुष्यों में संचारित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 75% संक्रामक रोग पशुजन्य होते हैं। वन हेल्थ पैनल कई दिशा में कार्य करेगा, जैसे H5N1, एवियन इन्फ्लुएंजा, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी मर्स, इबोला, जीका और नोवल कोरोना वायरस रोग जैसे पशुजन्य रोगों के उद्भव और प्रसार का अध्ययन करना, भविष्य के प्रकोपों को टालने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को परामर्श प्रदान करना, एक निगरानी ढांचा और वैश्विक कार्य योजना विकसित करना, प्राकृतिक, वन्यजीव और पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाली विभिन्न मानवीय गतिविधियों का अध्ययन करना, जिसमें खाद्य उत्पादन, वितरण और शहरीकरण शामिल है। ये अधिदेश पशुजन्य रोगों के प्रकोप से निपटने और रोकथाम के लिए वन हेल्थ दृष्टिकोण के अनुसरण में है। आइए अब आपको बताते हैं वन हेल्थ के बारे में। ये अवधारणा मानती है कि मनुष्य का स्वास्थ्य जानवरों और पर्यावरण के स्वास्थ्य से जुड़ा है और खाद्य सुरक्षा, पशुजन्य रोग एवं प्रतिरक्षा प्रतिरोध को नियंत्रित करने के लिए प्रासंगिक है। वन हेल्थ शब्द पहली बार वर्ष 2003-4 में प्रयोग किया गया था और ये गंभीर तीव्र श्वसन रोग सार्स और एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 के उद्भव से जुड़ा हुआ था। अप्रैल 2021 में WHO ने खाद्य उत्पादन और विपणन श्रृंखलाओं से मनुष्यों में पशुजन्य रोगजनकों के संचरण के जोखिम को कम करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक अपने लाभांश से केंद्र को अधिशेष 99,122 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। RBI ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 47 के अनुसार सरकार को अधिशेष हस्तांतरित किया है। दरअसल धारा 47 अधिशेष लाभों के आवंटन से जुड़ी हुई है। वर्तमान अधिशेष हस्तांतरण विमल जालान समिति 2019 की अनुशंसाओं के अनुरूप है। समिति ने अधिशेष वितरण नीति यानी सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी की अनुशंसा की है। ये नीति रिजर्व बैंक द्वारा अपने समग्र आर्थिक पूंजी स्तर के तहत उसके द्वारा अनुरक्षित की जाने वाली प्राप्त इक्विटी यानी रिलीज्ड इक्विटी के स्तर को लक्षित करती है, जबकि पहले की नीति में केवल कुल आर्थिक पूंजी स्तर को ही लक्षित किया गया था। प्राप्त इक्विटी मुख्य रूप से प्रतिधारित आय से बनी हुई सभी जोखिमों और हानि का निवारण करने के लिए आकस्मिक निधि का एक रूप है। आकस्मिक जोखिम बफर के रूप में प्राप्त इक्विटी का आकार RBI के तुलन पत्र के 5.5% से 6.5% के बीच बनाए रखा जाना चाहिए। कंटिंजेंट रिस्क बफर यानी आकस्मिक जोखिम बफर के निम्न स्तर 5.5% पर है। इसने ये भी अनुशंसा की है कि कुल आर्थिक पूंजी को बैलेंस शीट के 20.8% से 25.4% के बीच बनाए रखा जाना चाहिए। अधिशेष हस्तांतरण का काफी महत्व है। इससे राजकोषीय घाटे की प्रतिपूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने में सरकार की मदद होती है और कोविड-19 के कारण हुई आर्थिक मंदी से निपटने में सरकार की सहायता होगी। RBI निम्नलिखित के माध्यम से लाभ अर्जित करके अधिशेष संचित करता है, जिनमें शामिल है इसकी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, जो कि अन्य केंद्रीय बैंकों के बंध पत्र और ट्रेजरी बिल और अन्य केंद्रीय बैंक में जमा राशि है। दूसरा है स्थानीय रुपए मूल्य वर्ग के सरकारी बॉन्ड या प्रतिभूतियों की धारिता और बैंकों को अल्पकालिक ऋण जैसे एक दिवसीय ऋण। और तीसरा है राज्यों और केंद्र सरकार की उधारियों को संभालने पर प्रबंधन कमीशन।
आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरों पर। उच्चतम न्यायालय के अनुसार व्यक्तिगत गारंटर कॉर्पोरेट ऋण के लिए जवाबदेह है। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के तहत सरकार की वर्ष 2019 की अधिसूचना को बरकरार रखा है। इस अधिसूचना ने ऋणदाताओं को उन व्यक्तिगत गारंटरों के विरुद्ध दिवालिया कार्रवाई आरंभ करने की अनुमति प्रदान की है जो सामान्य तौर पर बड़े व्यापारिक घरानों के प्रमोटर होते हैं और साथ ही उन तनावग्रस्त कॉर्पोरेट संस्थाओं के भी जिनकी उन्होंने गारंटी दी थी। अब गारंटर एक त्वरित निर्वहन प्राप्त करने के लिए लेनदार बैंक के ऋण के भुगतान की व्यवस्था करेगा। इससे बैंकों की वसूली के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा और इसमें बैड लोन्स भी शामिल होंगे। साथ ही आस्ती के मूल्य में भी वृद्धि होगी। मलेरकोटला जिला। हाल ही में पंजाब सरकार ने मलेरकोटला को राज्य का 23वां जिला घोषित किया है। आपको बता दें कि नए जिले बनाने के लिए या मौजूदा जिलों को परिवर्तित या समाप्त करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है। ये कार्य संपादन या तो कार्यकारी आदेश या राज्य विधानसभा के माध्यम से किया जाता है। हालांकि जब कोई राज्य किसी जिले या रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करने का इच्छुक होता है तो उसे कई अन्य मंत्रालयों और एजेंसियों जैसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, खुफिया ब्यूरो, डाक विभाग आदि से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। आइए अब जानते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व। राजा राम मोहन रॉय, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। वे बहुआयामी, सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक सुधारक थे। वे सती प्रथा, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी कुप्रथाओं का विरोध करने और शिक्षा का प्रबल समर्थन करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने एक सुधार संघ की स्थापना की थी जिसे ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता है। उनकी साहित्यिक कृतियां हैं वर्ष 1803 में प्रकाशित तुहफात उल मुवाहिदीन यानी एकेश्वरवादियों को उपहार, इन प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 में और वर्ष 1822 में फारसी में मिरातुल अखबार पत्रिका और समाचार पत्र संवाद कौमुदी की स्थापना की। सुंदर लाल बहुगुणा, वे एक महान पर्यावरणविद थे जिन्हें वन ठेकेदारों द्वारा वृक्षों की कटाई के विरुद्ध वर्ष 1973 में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन आरंभ करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने शांतिपूर्ण प्रतिरोध के गांधीवादी दर्शन का पालन किया था। उनकी अपील के बाद वर्ष 1980 में हरित वृक्षों को काटने पर 15 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया था। उन्होंने 1980 के दशक में टिहरी बांध विरोधी आंदोलन का भी नेतृत्व किया। वर्ष 2009 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। डोंगरिया कोंड, ओडिशा के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTGs डोंगरिया कोंड में पिछले एक सप्ताह में 80 से अधिक कोविड-19 पॉजिटिव मामलों के साथ अचानक तेजी की सूचना प्राप्त हुई है। जनजातीय समूहों में PVTGs अधिक सुभेद्य होते हैं। देश में 75 PVTGs की पहचान की गई है। डोंगरिया कोंड नियमगिरी पहाड़ियों के वनों में निवास करने वाली एक जनजाति है जो दक्षिण पश्चिमी ओडिशा के रायगढ़ा और कालाहांडी जिलों में अधिवासित हैं। डोंगरिया कोई भाषा बोलते हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए विजन IAS की पूरी टीम आपसे अपील करती है कि दवाई भी और कड़ाई भी के मंत्र को याद रखें। 18 वर्ष से ऊपर आयु के सभी लोग टीका लगवाएं और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। लेकिन इसके साथ ही कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहने, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।